नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अनोखी और प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली की तहों को खोल रहे हैं। नाम है अंग विद्या। जी। हमारे पास इंदुनाथ शर्मा और शशिकला शर्मा की इसी नाम की किताब के कुछ अंश हैं और इनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विद्या है क्या और कैसे काम करती थी। कभी सोचा है कि शरीर के अंगों का यूं ही फड़क उठना या उन पर बने कुछ निशान, क्या वो वाकई कोई मतलब रखते? चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये विषय हमें सीधे उस दौर की सोच में ले जाता है जब भारत में शरीर को सिर्फ एक जैविक इकाई नहीं मानते थे, हाँ। बल्कि संकेतों और संदेशों का एक जरिया भी समझा जाता था। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे हमारे पूर्वज अपने शरीर और इस ब्रह्मांड के बीच एक गहरा रिश्ता देखते थे सही कहा। और मानते थे कि शरीर पर होने वाली हलचलें भी कुछ कह सकती हैं, है ना? बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं समझने से कि ये अंग विद्या आखिर है क्या। जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है, ये मूल रूप से शरीर के अलग अलग अंगों से जुड़े संकेतों को पढ़ने और समझने की एक विधि है। जी। इसमें खास तौर पर अनैच्छिक हलचल या फड़कन, जिसे स्रोत स्फुरण कहते हैं, हाँ, स्फुरण। और शरीर पर बने चिन्हों के अर्थों पर ध्यान दिया जाता है। और ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा लगती है। हाँ, और यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि ये महज कुछ सुनी सुनाई बातें या आप कह लें अंधविश्वास का संग्रह नहीं है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, अच्छा। बल्कि एक व्यवस्थित प्रणाली के तौर पे प्रस्तुत की गई है। मतलब जिसमें अवलोकन और व्याख्या के अपने नियम हैं। पुस्तक के अनुसार शरीर के लगभग हर हिस्सा, सिर, माथा, आंखें, नाक, होंठ, कंधे, हाथ, पैर, इन सब के फड़कने या इन पर मौजूद चिन्हों के अलग अलग मतलब निकाले जाते थे। बाप रे, मतलब काफी विस्तृत विज्ञान लगता है ये तो। हाँ, बिल्कुल। और ये बात इसे और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है कि एक ही अंग के अलग अलग हिस्सों के लिए भी अलग मतलब बताए गए हैं। सही। जैसे पुस्तक में जिक्र है कि सिर्फ माथे का फड़कना ही काफी नहीं, बल्कि माथे के दाहिने हिस्से, बाएं हिस्से या बीच के हिस्से, इनके फड़कने के भी अलग अलग संभावित अर्थ दिए गए हैं। हाँ, बिल्कुल। इससे अंदाजा लगता है कि कितने बारीक स्तर पर अवलोकन किया जाता होगा और इन संकेतों को भविष्य में होने वाली संभावित घटनाओं से जोड़ा जाता था, जैसे कोई अच्छी खबर मिलना या धन लाभ होना। अच्छा। यात्रा का योग बनना, किसी प्रियजन से मिलना या फिर किसी आने वाली परेशानी या हानि की चेतावनी। यानी अच्छे और बुरे दोनों तरह के संकेत। हाँ, दोनों तरह के। और बात सिर्फ फड़कने तक ही सीमित नहीं थी। स्रोत में सहज और आगंतुक जैसे भेदों का भी उल्लेख है। सहज और आगंतुक, इसका क्या मतलब हुआ? सहज यानी वो स्पंदन या चिन्ह जो प्राकृतिक रूप से हैं, शरीर पर पहले से मौजूद। अच्छा। और आगंतुक वो जो किसी बाहरी कारण से, जैसे चोट लगने वगैरह से बाद में पैदा हुए हों। अच्छा। इन दोनों के अर्थ भी अलग अलग हो सकते थे। अरे वाह! तो ये सिर्फ शरीर की हलचल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसके कारण पर भी ध्यान दिया जाता था। ये तो वाकई काफी गहरा विश्लेषण है। जी। क्या इसका संबंध वो शकुन शास्त्र जैसी दूसरी विद्याओं से भी था? लगता तो यही है। अंग विद्या काफी हद तक हम कह सकते हैं कि शकुन शास्त्र का ही एक हिस्सा मानी जा सकती है, जहां आसपास होने वाली घटनाओं या संकेतों से भविष्य का अनुमान लगाया जाता है। वहीं अंग विद्या में शरीर खुद ही वो संकेतों का स्रोत बन जाता है। अच्छा। इसके अलावा स्रोतों में अंगों का संबंध ग्रहों और देवताओं से भी जोड़ा गया है। ग्रहों और देवताओं से? कैसे? हाँ, जैसे शरीर का दाहिना हिस्सा पुरुषत्व, सूर्य या शुभता से जोड़ा जाता था और बायां हिस्सा स्त्रीत्व, चंद्रमा या अपेक्षाकृत कम शुभता से। ओह! तो ये दिखाता है कि ये महज अंदाजा नहीं था, बल्कि एक पूरे